हेलो फ्रेंड्स, एडू अर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दरोगा के लिए सेकंड सेट है जिसमें लगभग 15,000 आपको फैक्ट्स मिलेंगे। ठीक, तो इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन एक है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सारा दिया हुआ है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपको सभी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो हम ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल और बर्फीली पवन को क्या कहा जाता है। तो ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन को बर्फानी तूफान बोला जाता है। इसी को ब्लिजार्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लिजार्ड। तो कहीं पे ये दे दे क्वेश्चन कि आपको बर्फीली शीतल तूफान को ब्लिजार्ड बोला जाता है, तो ऐसा नहीं कहना है कि नहीं बर्फानी तूफान बोला जाता है। तो आप ऑप्शन इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा देख लिया कीजिए। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे कि ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन को बर्फानी तूफान बोला जाता है। ये एक सेकेंड, तो ये आपको थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, तो ये हिम झंझावत युक्त ध्रुवीय हवाएं होती है। इनका प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः आपको दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्व में प्रवाहित होने वाली हवा को, स्थानीय हवा को चिनूक बोला जाता है। ये मान लीजिए आपको अमेरिका हो गया, तो अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक पर्वत है, इसको बोलते हैं रॉकी पर्वत। ठीक है, तो रॉकी पर्वत से एक पवन नीचे की तरफ उतरती है पूर्वी ढलान से। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान से एक पवन उतरती है, उसी को क्या बोला जाता है? चिनूक बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? चिनूक। ये चिनूक जब उतरती है तो पूरब साइड में, तो ये घर्षण से गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण क्या होता है कि ये आसपास में मतलब इसके पूर्वी ढलान के या पूर्वी क्षेत्र में आसपास में यहाँ पर बहुत सारा बर्फ जमा होता है। ये इसके कारण, इस चिनूक हवा के कारण क्या होता है कि ये बर्फ पिघल जाती है। इसीलिए चिनूक हवा को कभी कभी बोला जाता है हिम भक्षी पवन। क्या बोला जाता है? हिम भक्षी पवन भी बोला जाता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हिम भक्षी पवन किसको बोला जाता है, तो चिनूक हवा को ही बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए एड्रियाटिक तट के पूर्वी किनारों पर और इटली के उत्तरी भाग में चलने वाली स्थानीय हवा को बोरा बोला जाता है। ठीक है, ये बोरा के यहाँ आप एड्रियाटिक, आप देखिए ये जो इटली हो गया, ये इटली एकदम भारत की तरह है, क्योंकि इटली के दोनों साइड में भी, तीनों साइड में पानी से घिरा हुआ है। इटली भी एक प्रायद्वीप है। तो इटली के पूर्वी साइड में ना एक सागर है, इसी सागर को बोला जाता है एड्रियाटिक सागर। कौन सा? एड्रियाटिक सागर बोला जाता है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वहां पर उसको चलने वाली, उत्तरी भाग में चलने वाली स्थानीय उनको क्या बोला जाता है? बुरा बोला जाता है। अब हरमट्टन सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। तो हरमट्टन याद रखें, हरमट्टन कहां चलता है? तो सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व में। यह हवा स्थानीय मतलब कि सहारा मरुस्थल गिनी के तट की ओर चलती है। तो एक बात आपको याद रखना चाहिए कि ये मान लीजिए ये आपको अफ्रीका हो गया, तो ये जो गिनी के तट है ना, यहीं पर हरमट्टन चलता है। ठीक है, तो हरमट्टन जब चलता है तो मतलब हरमट्टन आता है, ये मतलब उसकी क्या बोलते हैं, गिन्नी के तट की ओर सहारा से। तो जब गिन्नी के तट की ओर सहारा आता है ना, तो यहाँ हर एक्चुअली क्या है, गिन्नी के पास ही 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री के पास क्या होता है कि बहुत सारा उमस भरी हवा होती है। जब हरमट्टन आती है ना, तो लोगों को काफी राहत मिलती है। इसीलिए इसको गिन्नी के तट पे डॉक्टर हवा बोला जाता है। आई बात समझ में? डॉक्टर हवा बोला जाता है। तो दिया भी है कि गिन्नी के तट पर हरमट्टन को क्या बोला जाता है? डॉक्टर हवा। तो क्यों बोला जाता है ये आपको पता है, क्योंकि 0 डिग्री यानी 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के बीच में आपको इक्वेटोरियल रीजन होता है। इक्वेटोरियल रीजन में ना तो ज्यादा मतलब कि वहां पर बहुत उमस भरा कंडीशन होता है, वहां हवा चलता ही नहीं है। और हवा चलता भी है तो वो आपको पता है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो यहाँ स्थानीय हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। तो ऊर्ध्वाधर हवाएं चलती है, न कि क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर हवा चलेगी तो आपके शरीर में हवा नहीं लगेगी, वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ हवा चलती है। इसीलिए क्या होता है कि वो मतलब कि बहुत सारा उमस भरी हवा होती है। तो उमस भरी हवा होती है, वहां पर हरमट्टन आती है, काफी लोगों को राहत मिलती है, इसीलिए डॉक्टर हवा उसको बोला जाता है। अब स्थानीय धरातल बनावट, तापमान और वायुदाब की विशेष स्थिति के कारण ही स्वतः
प्रचलित पवनों को प्रायः विपरीत प्रवाहित पवने और स्थानीय पवनों के रूप में भी जाना जाता है। फोन जो है आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली एक गर्म हवा है। तो फोन कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत पर। और ये कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड और इटली के आसपास ये चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस हवा का सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में, देखिए यहां दिया भी है कि फोन हवा का सर्वाधिक प्रभाव कहां दिखाई देता है? तो स्विट्जरलैंड में। अब देखिए स्थानीय हवा से आपको बहुत सारा फैक्ट्स मिल गया है, तो मैं कहूंगा कि आप इसको कंटिन्यू रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट पे पाई जाती है? तो आपको पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पाई जाती है। ये मान लीजिए हो गया मेरा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर इसी को बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है सबसे बड़ा दुनिया का प्रवाल भित्ति, ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पे पाई जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में स्थित है और लगभग 2000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे प्रवाल भित्ति के लगभग 400 प्रकार, 15,000 प्रकार की मत्स्य प्रजाति और लगभग 4000 प्रकार के मोलास्क प्रजातियां पाई जाती है। इसीलिए आपको जब जाइएगा आप समुद्र के किनारे और वहां पर प्रवाल पाया जाता है, तो तरह तरह मतलब काफी रंग बिरंगा वहां पर देखने को मिलता है। वो क्या होता है? वो एक्चुअली प्रवाल ही होता है। प्रवाल भित्ति के निचले हिस्सा चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। ठीक है, प्रवाल प्रवाल पॉलिप में सूक्ष्म शैवाल पाए जाते हैं। अब भारत का लक्षद्वीप प्रवाल भी मतलब निर्मित है। जिस प्रवालों का आकार घोड़ा के नका उसे एटॉल प्रवाल, यानी कि जो घोड़ा के जो आकार होता है, घोड़ा के नाल के आकार की तरह होता है, उसको क्या बोला जाता है? एटॉल। तो आप मुझे बताइए कि ये हमारा भारत हो गया, तो एक तो आपको लक्षद्वीप के पास पाया जाता है, दूसरा आपको मन्नार की खाड़ी में भी पाया जाता है, तीसरा आपको खंबात के खाड़ी के आसपास भी आपको पाया जाता है। अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे आपको प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। ये क्या है? तो मतलब कि ज्वालामुखी से निर्मित ये द्वीप है, लेकिन ज्वालामुखी से निर्मित तो है, लेकिन इसके कुछ आइलैंड है जहां प्रवाल पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मतलब कि क्या बोला जाता है, भारत में निम्न में से कौन सी रिफ्ट घाटी में, तो रिफ्ट घाटी किसको बोला जाता है? तो देखिए एक होता है रिफ्ट घाटी, ठीक है, रिफ्ट घाटी, एक होता है रैंप घाटी, रैंप घाटी। तो थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए, रिफ्ट घाटी क्या होता है कि जब क्या होता है रिफ्ट वैली में कि जब मान लीजिए ये तट है, मतलब मान लीजिए ये समतल सतह है, समतल सतह के एक बीच का भाग अगर धंस जाता है, इसी को क्या बोला जाता है? रिफ्ट वैली बोला जाता है। आई बात समझ में? इसको रिफ्ट वैली यानी कि आसपास का सतह स्थिर हो और बीच का सतह क्या हो जाए, इसको धंस जाए, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्ट घाटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो रिफ्ट घाटी है, नर्मदा और तापी और दामोदर नदी, तीन ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी में बहती है। कौन कौन सी है? एक है नर्मदा, दूसरी है तापी, ठीक है, और तीसरी है आपको दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी। ये तीन ऐसी भारत की नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी में बहती है। एक आती है रैंप वैली। रैंप वैली क्या होता है? तो ये देखिए मान लीजिए सतह है, तो सतह के दोनों साइड में अगर पहाड़ या कुछ मतलब कि ऊंचा भाग उठ गया, ठीक है, कोई सतह भाग है और इसके दोनों साइड में उठ गया और बीच में नदी प्रवाहित हो रही है, इसी को बोलते हैं, यानी बीच वाला भाग नहीं उठेगा, इसके आसपास का दो क्षेत्र अगर ऊपर उठ गया, इसी को बोलते हैं रैंप घाटी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे बह रही है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर साइड में हिमालय हो गया, ठीक है, हिमालय। और ब्रह्मपुत्र साइड के ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी छोर पर कौन सा हो गया? प्रायद्वीपीय पठार हो गया। तो प्रायद्वीपीय पठार दक्षिणी छोर पे उठा हुआ है और उत्तरी छोर पे कौन सा? हिमालय। तो बीच में कौन सी नदी? बीच का भाग तो स्थिर है और वहां पे कौन सी नदी बह रही है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो कभी कभी आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस घाटी में बहती है, तो वो कौन सी घाटी में बहती है? रैंप वैली में बहती है। ठीक है, रैंप घाटी में। तो आपको रैंप घाटी क्या होता है वो बता दिया, आपको रिफ्ट वैली क्या होता है वो भी बता दिया। एक होता है आपको ब्लैक पर्वत, ठीक है, तो ब्लैक पर्वत किसको बोला जाता है? तो मान लीजिए कि कोई स्थान है, ठीक है, तब इस स्थान के दोनों साइड में धंस गया, ठीक है, और बीच वाला भाग ऐसे ही स्थिर रह गया,
यानी कि ये दोनों साइड नीचे की तरफ धंस गया, और नीचे की तरफ धंस गया, और बीच वाला भाग आपको ज्यों का त्यों रह गया, इसी को बोला जाता है ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत हिंदी में भ्रंशोत पर्वत बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में ब्लैक पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत, सॉरी ब्लैक नहीं, ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तापी पुराना नाम ताप्ती का पुराना नाम पश्चिम भारत की एकमात्र नदी है। यह नदी लगभग मतलब पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है, एकमात्र नहीं। लंबाई 744 है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के पास से निकलकर कैम्बेक की खाड़ी के मध्य अरब सागर में गिरती है। तो आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि ताप्ती नदी किस खाड़ी में अपने पानी को गिराती है, तो कैम्बे की खाड़ी में गिराती है। तापी और नर्मदा रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। एक एक्स्ट्रा मैंने और बता दिया था कि दामोदर नदी भी गिरती है। तो अब देखिए, पेरियार हो गया, तापी, माही, नर्मदा आदि नदियां अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और ये नदियां जो होती है आपको जो पश्चिम के साइड में बहती है भारत के, ये आपको डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये आपको एस्चुअरी का निर्माण करती है, ये जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख। नर्मदा नदी के मध्य मतलब कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और आपको बता रहे हैं कि ये जो एस्चुअरी जो होती है, तो जो पश्चिमी भारत की जो नदियां होती है, ये पश्चिमी घाट या फिर आपको पठार से निकलती है और बहुत कम दूरी तय करके समुद्र में मतलब तीव्र ढाल से गिरती है। तो जो अपने साथ थोड़ा बहुत अवसाद लेकर आती है, वो भी समुद्र के नीचे समुद्र में फैला देती है। और जो समुद्र से बैकवाश करंट होता है, ये आता है और इसके अवसाद को लेकर चला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, एस्चुअरी बोला जाता है। और ये काफी बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया होता है। ठीक है, तो जैव विविधता बहुत ज्यादा पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है? ठीक है, किस प्रदेश को अन्न भंडार यानी सबसे ज्यादा अन्न देखने को मिलता है? तो कौन सा हो गया आपको, शीतोष्ण घास का मैदान। तो शीतोष्ण घास के मैदान में, शीतोष्ण घास का मैदान का मतलब हो गया वहां पर शीत वाला भी क्षेत्र होगा और उष्ण वाला भी क्षेत्र होगा। तो कौन सा शीतोष्ण घास के शीतोष्ण किसको बोलते हैं? तो देखिए, ये हमारा पृथ्वी हो गया, थोड़ा सा समझ लीजिए ये। ठीक है, और ये आपको कर्क रेखा, ठीक है, और नीचे हो गया मकर रेखा। ठीक है, तो ये कर्क रेखा आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ में और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, तो कर्क रेखा से ऊपर और 66.5 डिग्री के बीच में, कितना, 66.5 डिग्री के बीच वाले भाग को, ये जो भाग होता है यानी कर्क रेखा और उपध्रुवीय निम्न दाब के बीच में, यानी 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में है। इसके प्रमुख उदाहरण प्रियरी, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज, डाउन्स, ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो प्रियरी है ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। पंपास जो है आपको पंपास जो है आपको अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड आपको साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब आप लोग बताइए कि स्टेपिज कहां पाया जाता है, कमेंट में हमें आंसर दीजिए। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा शीतोष्ण घास का मैदान उत्तरी अमेरिका प्रेयरी के घास का मैदान है। प्रेयरी के घास के मैदान में गेहूं उत्पादन के लिए विश्व में विख्यात है। ये आप लोग ध्यान रखें। विश्व में सर्वाधिक बोई जाने वाली कौन सी फसल है? गेहूं, मतलब क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा गेहूं बोया जाता है। ठीक, विश्व का प्रमुख खाद्य फसल भी गेहूं है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया और उत्पादन करने वाला फसल कौन सा है? तो चावल है। भारत में चावल इसलिए क्योंकि एक मानसूनी प्रदेश है, मानसूनी प्रदेश के लोग ज्यादा चावल खाना पसंद करेंगे। मुझे भी चावल पसंद है, अगर दोनों टाइम मुझे चावल दिया जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हम भी मानसूनी प्रदेश वाले क्षेत्र के हैं। अब देखिए, भारत में चावल के बाद बोई गई क्षेत्रफल, मतलब बोई गई क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से कौन सा है? गेहूं है। तो सबसे पहले आपको मानसूनी प्रदेश के लोग चावल पसंद करते हैं और दूसरे में गेहूं पसंद करते हैं, यानी रोटी। ठीक है, तो गेहूं और रोटी दोनों होता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? ठीक है, बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? तो ये लॉर्ड कर्नवालिस। अब मुझे बताइए कि लॉर्ड कर्नवालिस का जो कार्यकाल है
लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल मुझे बताइए। इतना तो मैं बता दे रहा हूं कि आपको 1786, तो 1700 आपको 86 ध्यान रखिएगा कि इसके बाद से कहां तक उसका कार्यकाल आता है ये मुझे बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले भारत का जो मतलब कि गवर्नर था, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर, तो वो कौन था? डफरिन था। कौन सा? डफरिन। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि, सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, डफरी नहीं था, सॉरी हमें गलती हो गया, हम 1885 की बात करने लगे थे। ठीक है, तो 1785 से पहले आपको कौन था, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले, तो उसको बोलते हैं वारेन हेस्टिंग्स बोला जाता है। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। बंगाल में भूमि अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था और अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जनक जॉन शोर को माना जाता है। तो जनक जो होगा आपको जॉन शोर को माना जाएगा, लेकिन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, मार्च 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया। इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, जमींदारी, ये अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। देखिए उस समय 3 गो था, एक जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, दूसरा हो गया रैयतवारी, रैयतवारी, और तीसरा हो गया महालवारी, महालवारी। ठीक है, जमींदारी में क्या होता था कि किसी एक व्यक्ति को मतलब ठेका दे दिया जाता था कि आप पूरे इस भूमि के मालिक है और आप इसका वसूल कीजिए पैसा, यानी कि पैसा वसूल कीजिए और वसूल करके आपको 10/11 भाग कंपनी के पास जमा कीजिए और 1/11 भाग अपने पास रखिए। रैयतवारी यानी जमीन का मालिकाना हक किसको बोला जाता है? रैयत माने किसान होता था। महालवारी में एक महाल मतलब गांव के मुखिया ही सिलेक्ट किया जाता था कि वही गांव का जो भी मतलब खेत से रुपया पैसा आएगा, जो आएगा टैक्स, उसको वसूल करके कंपनी में जमा करेगा। तो 3 तरह का था। ठीक, अब जो अस्थाई बंदोबस्त जिसको जमींदारी या फिर मालगुदारी या इस्टमरारी बोला जाता है, तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ जिलों में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% शामिल किया जाता था। अब देखिए, एक 10/11 भाग कंपनी को देना होता था, 1/11 भाग अपने पास रखता था। और रैयतवारी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंट थॉमस मुनरो ने लागू किया था, महलवारी का जॉन हॉल्ट मैकेंजी। तो रैयतवारी को किसने? तो ये मुनरो ने, ठीक है, मुनरो, और महलवारी को हॉल्ट मैकेंजी। तो ध्यान रखिएगा, महलवारी व्यवस्था किसने शुरू किया? हॉल्ट मैकेंजी। जबकि रैयतवारी किसने शुरू किया? मुनरो। जबकि जमींदारी व्यवस्था का जनक मतलब माना जाता है जॉन शोर, अस्थाई बंदोबस्त को जॉन शोर को, और अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए अब आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कह रहा है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी? यानी कि सबसे पहले कौन था जो फैक्ट्री स्थापित करने का मंजूरी दिया था? तो ये था आपको जहांगीर। क्योंकि 1605 में अकबर की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। 1605 से लेकर के और 1627 तक किसका कार्यकाल होता है? जहांगीर का। और इसी के कार्यकाल में आपको सर थॉमस रो ये सब आता है। ठीक, तो इसने ही दिया था। चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जहांगीर ने अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में किया गया था। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को भारत में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार करने के लिए एकाधिकार पत्र, एकाधिकार पत्र का मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करने के लिए जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। और इसके अलावा ब्रिटेन में सैकड़ों कंपनी थी, लेकिन उनको इजाजत नहीं था भारत में व्यापार करने का, यानी कि उसको क्या था? एकाधिकार दिया गया था। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया उस समय भारत में मुगल वंश का शासक कौन था? तो अकबर था। आई बात समझ में? और अकबर के नाम से ही वो आया था, लेकिन आते समय 1605 में ही क्या हुआ था? अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कौन किसके दरबार में आ गया था? मतलब कि जहांगीर वो देखा था। ठीक, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो 1558 से आपको 1603 में भारत के मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। तो याद रखिएगा कि अकबर के समकालीन कौन सी महारानी थी? तो एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर कैप्टन हॉकिंस को 1609 में जहांगीर के दरबार में, यानी कि वो कभी कभी आपको देखिएगा 1608 होता है, 1608 में आया था।
ठीक। और जहांगीर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में भारत आया था। देखिए ये आ ही गया। प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सूरत मतलब कंपनी को अवरुद्ध कर दिया। 1612 में स्वापली या स्वाली के युद्ध में कैप्टन बेस्ट में पुर्तगाली को पराजित किया और इसके बाद सूरत में कांग्रेस की फैक्ट्री मतलब कांग्रेस नहीं अंग्रेज की फैक्ट्री नियमित रूप से कार्य करने लगा। दक्षिण भारत में अंग्रेज ने प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया था। तो दक्षिण भारत में पूछेगा तो 1611 में, और ऐसे नॉर्मल पूछेगा तो सूरत में। ठीक है, ठीक। और अंग्रेजों का बंगाल में प्रथम कारखाना 1651 में बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सुजा ने हुगली में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों को बंगाल में कंपनी स्थापित करने की अनुमति किसने दिया था? तो शाह सुजा ने दिया था। कब दिया था? 1651 में। ब्रिजमैन की अध्यक्षता में हुगली में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा किसकी अध्यक्षता में? ब्रिजमैन की अध्यक्षता में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था? तो कौन सा था? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। ये ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक था जो लोक निर्माण का व्यवस्था किया था। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 390 नगरों का निर्माण किया था। इसके द्वारा फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फिरोज शाह कोतला, फिरोजाबाद मतलब ये प्रमुख थे जिसके स्थापना किए थे। अब बताइए फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल मुझे बताइए, कार्यकाल यानी कि कब से कब तक वो शासक रहा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका कुछ है कि तुगलकाबाद का निर्माण आपको गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। ये याद रखिएगा, गियासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल 1320 से 1325 तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। फिरोज शाह को ही लोक निर्माण का सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक को लोक निर्माण के कारण ही सल्तनत काल का अकबर किसको बोला जाता है? फिरोज शाह को बोला जाता है, फिरोज शाह को बोला जाता है। ठीक है, जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक जौना खां के स्मरण में बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि जौना खां एमबीटी को बोला जाता है। एमबीटी मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां बोला जाता है। और यही जो मोहम्मद बिन तुगलक था फिरोज शाह तुगलक के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया था। और इसी लकड़ी के महल में कहा जाता है कि जब फिरोज शाह तुगलक वापस आ रहा था, जिसने मतलब कि निजामुद्दीन औलिया को बोला था कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुमको ये मतलब दिल्ली छोड़ देना होगा। तो वहीं पर निजामुद्दीन औलिया बोला था हुनूज दिल्ली दूर अस्ती। तो हुनूज दिल्ली दूर अस्ती किसका कथन है? निजामुद्दीन औलिया का। किसने कहा था? तो ये आपको फिरोज शाह तुगलक ने उसको अल्टीमेटम दिया था कि मुझे दिल्ली पहुंचने से पहले ही तुमको दिल्ली खाली करना है। तो उसी में कहा जाता है कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। और वही फिरोज शाह तुगलक जब वो लकड़ी के महल में आया तो कहा जाता है कि भगदड़ यानी हाथी के भगदड़ मचने के कारण वो लकड़ी का महल गिर गया और उसी में दबकर मर गया। और उसके बाद आपको मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जरिया कर असुर करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक जो था यानी कौन व्यक्ति था जो ब्राह्मणों से मतलब के जजिया कर लिया था? तो ये पहला व्यक्ति तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम कट्टर सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर की स्थापना की। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि जहां पनाह नगर की स्थापना किसने किया था? एमबीटी ने किया था। क्लियर? अब देखिए चौथी बौद्ध संगति परिषद की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये वसुमित्र। तो देखिए पहला बौद्ध संगति जो हुआ था आपको राजगीर में हुआ था। ठीक है, दूसरा जो हुआ था ये वैशाली में हुआ था। कौन सा? वैशाली में। तीसरा जो था आपको जहां हम लोग रह रहे हैं पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था। और चौथा जो था आपको कहां पे? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कौन सा? कुंडल वन। अब आप मुझे ये तीनों के समय राजा कौन थे और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, आप मुझे इसका कमेंट में जवाब दीजिए। अब देखिए चौथी बौद्ध संगति वसुमित्र ने किया था। चौथी बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में
किया गया था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने और अश्वघोष जो थे आपको उपाध्यक्ष थे। तो अश्वघोष ना वो पटना के थे, इसको कनिष्क ने पटना को जब जीता था मतलब पाटलिपुत्र को, तो अश्वघोष को और एक कहा जाता है एक काफी मतलब चतुर मुर्गा को और ये गौतम बुद्ध के जो भिक्षा पात्र था इन तीनों को वो ले गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब संगति महासंघिकों का वर्चस्व था, ये तो कोई खास नहीं है। बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर विचार किया गया। प्रत्येक पिटक और भाष्य लिखकर महाविभाषा सूत्र नामक टीकाओं का संकलन किया गया। और बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान दो स्पष्ट संप्रदायों में कब विभक्त हुआ था, तो ये चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। बौद्ध धर्म की मुख्यतः 4 संगति का आयोजन किया गया, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही। चलिए अगला इसमें और देखते हैं कि बौद्ध धर्म सम्मेलन को संगति और जबकि जैन धर्म को महासभा बोला जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बोला जाता है निर्वाण। क्या बोला जाता है? निर्वाण। बौद्ध धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होगी निर्वाण, लेकिन जो जैन धर्म में आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी उसको बोला जाता है कैवल। कैवल, ठीक है। और जब मृत्यु हो जाती है जैन धर्म में, इसको बोला जाता है निर्वाण। क्या बोला जाता है? निर्वाण बोला जाता है। जबकि मृत्यु हो जाती है जब बौद्ध धर्म में, उसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति गिरिराजगिरी में आजाद शत्रु के शासनकाल में आपको 483 में हुआ था, क्योंकि इसी समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इस बौद्ध संगति में बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो थे आनंद सूत पिटक की रचना किया था। इसी बौद्ध संगति में उपाली ने विनय पिटक की रचना किया, तो उपाली उनके हजाम का नाम था। ठीक है, बौद्ध संगति के प्रथम शताब्दी ईस्वी में आयोजन किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगति। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति और अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है और आपको इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप दरोगा के एग्जाम में अच्छे से मतलब कि स्कोर कर सकते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने भी आपको सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल, लेकिन पीटी मेंस मैंने भी निकाला हुआ है। ठीक है, अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संविधान द्वारा अधिकतम आयु निर्धारित किया गया। तो कितना किया गया है? ये आपको 65 वर्ष किया गया। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु संविधान में कितना किया गया? 65 वर्ष। और इस संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, और वह न्यायाधीश तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना आपको 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य उच्चतम न्यायालय के गठन, संरचना, क्षेत्राधिकार आदि का वर्णन किया गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस प्रणाली से? तो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति कॉलेजियम सिफारिश के आधार पर करते हैं, और उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो यानी कि आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत हटाया गया। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया। क्लियर? इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग निम्न में से कौन सा बैंक जो है आपको निजी क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, हाँ निजी क्षेत्र का बैंक है। तो आप देखिए निजी क्षेत्र का बैंक है, तो ये कौन सा हो गया? आईडीबीआई। ऐसे आप लोग ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि आपको पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी तो है नहीं, यूको बैंक नहीं है, विजय बैंक, कौन सा है? आईडीबीआई। अब आईडीबीआई के बारे में हम लोग देखते हैं, कह रहा है विकल्पों में से आईडीबीआई जो है आपको निजी क्षेत्र का बैंक है। भारत में औद्योगिक विकास और औद्योगिक वित्त में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई का स्थापना किया गया था। कब किया गया था आईडीबीआई का? 1964। ये भारतीय औद्योगिक विकास और वित्त के लिए व्यवस्था किया गया था। 1975 तक वह रिजर्व बैंक की अनुषंगी इकाई थी, परंतु 1976 का भारत सरकार ने इसका स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया। भारत की औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 अधिनियम के तहत
किया गया था। ठीक है, इस बैंक की स्थापना एलआईसी का योगदान रहा। क्लियर, बाकी ये कुछ खास नहीं है। वित्त मंत्रालय के अनुसार आईडीबीआई का निजीकरण मार्च 2024 तक होने का उम्मीद है, तो ये देखा जाएगा, अभी तक तो शायद नहीं हुआ। लघु औद्योगिक क्षेत्र में शीर्ष जो इस बैंक जो है सिडबी है। भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना 1990 में, यानी सिडबी की स्थापना कब हुआ था आपको 1990 में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में, वही नवाबों का शहर में आपको है। कभी जाइए नवाबों के शहर घूम के आइए। बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया और जेटली रिपोर्ट में ही 10 बैंकों का विलय और 4 बैंक, मतलब 10 बैंकों का विलय करके कितना 4 बैंक का निर्माण किया गया। ठीक है, अब यहाँ बैंकों के विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 18 बैंक से घट करके अब कितना रह गया है 12। तो सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कितने बैंक रह गए हैं 12 रह गए। ठीक है, अब देखिए, अब आइए विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर आपको पता है कि मध्य प्रदेश में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के समीप है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जाइए कभी आप लोग, देख कर आइए। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित यह मतलब यहाँ अनेक मंदिर है। जैन और वैष्णव के मंदिर का उत्कृष्ट नमूने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। खजुराहो के मंदिर समूह में कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कभी आ जाता है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो से संबंधित है। कंदरिया महादेव को मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो कंदरिया महादेव। इस मंदिर के निर्माण में चंदेल वंश के राजा विद्याधर को जाता है। खजुराहो के मंदिर समूह में 1986 में यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया है। खजुराहो के मंदिर दीवार में अश्लील चित्र का चित्रण किया गया है। कोणार्क मंदिर में अश्लील कामुक चित्रों को, आप जब जाइएगा तो बहुत सारे कामुक जो चित्र होते हैं, जो स्त्री पुरुष को मतलब दर्शाया गया है वहां पर, तो वो आपके मंदिर के द्वार पर ही आपको या मंदिर के आसपास में देखने को मिला जाता है। इसका साइंटिफिक रीजन है कि मतलब क्यों उस तरह के चित्रों को दर्शाया गया है, और भी बहुत सारे उसके कारण है। तो कारण को अगर आपको पता है कुछ कारण, अच्छा कारण, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम कभी बताएंगे इसके कारण के बारे में। ठीक है, स्वर्ण धातु को किस धातु के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है। तो आपको पता है कि स्वर्ण धातु को आपको तांबा मिला करके बनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मतलब ये काफी लचीला होता है, तो इसको कठोर बनाने के लिए 2% लगभग कितना 2% लगभग तांबा मिलाया जाता है। तांबा मिलाकर ही इसको क्या किया जाता है, आपको कठोर बनाया जाता है। स्वर्ण को तांबा के मिश्रण से ही कठोर बनाया जाता है। ठीक है, नहीं तो लचीला होता है। सोना में तांबा मिलाने से कठोर बन जाता है, जिसके आभूषण बनाने में आसानी होती है। सोना एक कोमल, आघातवर्ध, चमकदार और पीले रंग की धातु है, और यह आघातवर्ध धातु है। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। यह एक भारी धातु है जिसका द्रव्यनांक क्वथनांक विशेष कोई खास नहीं है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, और लेकिन 22 कैरेट का ही लगभग बनाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो काफी मुलायम होता है, तो उसमें 2% क्या किया जाता है, 2 कैरेट क्या मिलाया जाता है, आपको तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, सोना धातु का क्रमांक जो होता है 79 और परमाणु भार आपको 196 होता है। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सबसे कम अक्रियशील है, इसीलिए पानी में भी रख दीजिएगा ना तो सोना में जंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो काफी अक्रिय मतलब कि अक्रियशील है, मतलब जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है। तब देखिए पश्चिमी घाट से नहीं होता है, तो महानदी का जो उद्गम होता है ना वो पश्चिमी घाट से नहीं होता है, जबकि कावेरी का, भद्रा का, कृष्णा का, सब तीनों का निर्माण पश्चिमी घाट से। महानदी का निर्माण कहां से होता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी के सिहावा के समीप से होता है, और यह लगभग 8 से 15 किलोमीटर दूरी तय करके बंगाल के खाड़ी में आपको गिरती है। यहाँ पर हो गई आपको महानदी, ये ऐसे तय करके आकर के गिरती है। ठीक, और कितने राज्यों में इसका मतलब बहती है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ब्राह्मणी और बैतरनी जो है 2 नदी इसकी सहायक नदी है। महानदी का सर्वाधिक विस्तार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में मतलब है। महानदी पर हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, घुमरा पदर बांध, रुद्री बांध, गंगरेल आदि बांध का निर्माण किया गया। तो याद रखिएगा कि हीराकुंड, दुधवा, ये सब बांध का निर्माण किस नदी पर, महानदी पर। महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी मतलब बांध है, तो ये ध्यान रखें। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर में 48 मीटर लंबा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना
डीवीसी है, दामोदर मतलब वैली कारपोरेशन इसको बोला जाता है, दामोदर वैली कारपोरेशन जो पहला था, और इसका निर्माण 1948 में किया गया था। आप मुझे बताइए बिहार का पहली नदी परियोजना कौन सा है? ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए स्टेम में ऊतक विभाजन का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? स्टेम में तो कौन? आपको ऊतक विज्ञान कहता है, क्योंकि स्टेम में ऊतक विभाजन तो ऊतक विज्ञान के तहत ही। ऊतक विज्ञान का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है या औतिकी। तो हिस्टोलॉजी हम लोगों को पता है, इंग्लिश थोड़ा सा कम, हिंदी में थोड़ा सा कम मतलब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साइंस का है तो ज्यादा इंग्लिश का ही प्रयोग होता है। समान उत्पत्ति और समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोला जाता है, टिश्यू। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपको बीचट ने किया था, ये ध्यान रखेगा, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक। शरीर के अंदर ऐसी अंदर कोशिकाएं एक तरह से कार्य में संपन्न करने में दक्ष होती है, सदैव एक समूह होती है, सामूहिक कोशिका को ऊतक के नाम से जाना जाता है। उदाहरण रक्त, फ्लोएम, पेशी। एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर विज्ञान की रचना का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत? एनाटॉमी। जबकि साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, और फिजियोलॉजी का अध्ययन जो है पर्यावरण और जंतु विज्ञान के बीच संबंधों का अध्ययन आपको किया जाता है, ठीक है। किसके अंतर्गत? आपको फिजियोलॉजी के अंतर्गत। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है, वो अपना लिखित त्याग पत्र किसको संबोधित करके दे सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आई बात समझ में? क्योंकि वहां पर उस तरह का ऑप्शन नहीं है, वो आपको चलिए, राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो अपना लिखित त्याग पत्र उपयुक्त में से मतलब किसी को संबोधित करके नहीं देगा, वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है, और जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को अविलंब देना होता है, मैंने बिना विलंब किए हुए। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है। ठीक है। अब भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के तहत। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाएगा, अनुच्छेद 56 के तहत मतलब पद पर 5 वर्ष तक बना रहेगा, और 57 के अंतर्गत पुनः निर्वाचित हो सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? असीमित है, मतलब कितनी बार भी। जबकि अमेरिका में कितनी बार हो सकता है? मैक्सिमम 2 बार हो सकता है, ठीक है। हमारे यहाँ अनेक बार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दो कार्यकाल में निर्वाचित, भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी राजेंद्र प्रसाद थे, जो 2 कार्यकाल तक मतलब रहे हुए थे। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के पूर्व स्वेच्छा से त्याग पत्र भी दे सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने बताया ही कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग मतलब की प्रक्रिया लगाई जाती है, पदच्युत किया जाएगा। महाभियोग पर राष्ट्रपति केवल संविधान के उल्लंघन, कर्तव्यहीनता के आधार पर ही लगाया जा सकता है, और महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये स्टेटमेंट आता है यूपीएससी में भी। भारत में राष्ट्रपति महाभियोग लगाने की प्रक्रिया यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, जबकि कार्यवाहक राष्ट्रपति केवल 6 माह के लिए ही हो सकता है। 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। क्लियर? अब देखिए कह रहा है कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कब, तब किस वर्ष भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, तो आपको पता है कि 1942 में आपको 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, ठीक है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कार्यकारिणी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कहां किया गया था? तो वर्धा में किया गया था। क्लियर? कब? तो 14 जुलाई 1942 को। आरंभ में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थी। गांधी जी ने कहा था मैं देश के बालू से ही सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसका कथन है? गांधी जी का। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, और 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। उसी 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ कांग्रेसी और समाजवादी नेता भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन को मतलब कि योगदान दे रहे थे, जिसमें आपको पता होना चाहिए जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, इन लोगों ने बहुत योगदान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश से मतलब कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया गया था, और अंतिम सबसे व्यापक आंदोलन था, ठीक है। और इस आंदोलन में कुछ विद्वान हिंसक आंदोलन, गांधी जी हिंसक आंदोलन भी कहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन, नेतृत्व विहीन आंदोलन था, क्योंकि सभी जितने भी बड़े नेता थे सबको तो क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ध्यान रखें, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, औषधि के क्षेत्र में भी दिया जाता है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, सिविल सेवा में कोई नहीं दिया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो किस क्षेत्र में, आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो है शुरुआत स्वीडन के वैज्ञानिक डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के 1901 के स्मरण पत्र में किया जाता है। जब उनके डेथ हो गया तो देखा गया कि बहुत सारा इनका पैसा छोड़ के गया, उन्होंने कहा था कि एक ऐसा पुरस्कार की व्यवस्था कीजिए आप लोग, जिसके मतलब कि उसके क्या उसको बोलते हैं, हाँ मतलब उसके ब्याज से ही ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और 5 विषयों में शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दिया था। अब मुझे 1969 में स्वीडिश बैंक और शास्त्री पुरस्कार भी दिया जाने लगा। तो अब क्या हुआ, अब अर्थशास्त्री का भी दिया जाता है, यानी टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि 2025 में आपको भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और औषधि के क्षेत्र में और शास्त्र के क्षेत्र में किस व्यक्ति को दिया गया था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ताकि आप लोग को याद भी हो जाए। अब देखिए कह रहा है फ्यूज तार क्या होना चाहिए, तो फ्यूज तार में आपको पता होना चाहिए कि उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। निम्न गलनांक होगा तो ज्यादा अगर वोल्टेज आएगा तो ये गल करके और पूरे घर की रक्षा करेगा। फ्यूज तार तो हम लोग भी अपने से बनाते थे, ठीक है, फ्यूज तार घरों में लगाते हैं। फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार का प्रयोग पथ में लगे सुरक्षा के लिए किया जाता है। टिन और सीसा के मिश्र धातु से बना होता है फ्यूज। सदैव परिपथ में, ये इंपॉर्टेंट है कि ये फ्यूज होता है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, क्योंकि इसके गलने से बाकी पूरे घर का परिपथ क्या होता है, भंग हो जाता है, तो इसीलिए इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज तार विद्युत सर्किट सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में कनेक्शन तोड़कर मतलब घर की रक्षा करता है। फ्यूज तार डिवाइस हीटिंग के बिना पिघल जाता है। फ्यूज तार कम गलनांक और गैर ज्वलनशील धातु से मतलब बना होता है, उस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूमि सुधार उपायों को अब तक भारत में मतलब क्रियान्वित किया जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, मध्यस्थों का उन्मूलन, यानी कि जितने भी बिचौलिए हैं उनको उन्मूलन करने के मतलब अभी तक किया जा रहा है, ठीक है। भूमि सुधार उपायों में से मध्यस्थों का उन्मूलन अब तक भारत की सब पूरी तरह क्रियान्वित कहा जा सकता है। स्वतंत्रता से पहले इस बात को स्वीकार किया गया था कि भारत में आर्थिक गतिहीनता का प्रमुख कृषि क्षेत्र में गतिहीनता और इस क्षेत्र में गतिहीनता का मुख्य कारण शोषणकारी भूमि संबंध है। शोषण का मुख्य मतलब अर्थ कौन से, तो ये अस्त्र कौन थे, जमींदार थे, और ये विदेशी सरकार के सहयोग से मतलब शोषण करते थे। इस कारण जमींदारी उन्मूलन भी चलाया गया था। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 लाया गया। राज्य सरकार जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाया गया। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन भी किससे संबंधित था, भूमि से संबंधित था 1951 में, ठीक है। आपको प्रथम संविधान संशोधन 1951 को 9वीं अनुसूची के संविधान में जोड़ा गया जो भूमि से संबंधित था। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के मध्य भू सुधार आंदोलन को एक नई दिशा दिए थे। और उड़ीसा में आपको विनोबा भावे ने ग्राम दान आंदोलन, यानी कि जिसके पास ज्यादा भूमि उग रहा है या गांव उग रहा है तो वो दान दे सकते हैं, वो आपको विनोबा भावे ने चलाया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स और एंजल के द्वारा लिखा गया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा तैयार किया गया था। 21 फरवरी 1848 को जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन भी दरोगा में 1-2 आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना की गई है। संसार के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पांडुलिपि में से एक है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के महान समाजवादी चिंतक, कार्ल मार्क्स हो गए, जर्मनी का ही था। आपको आइंस्टीन, ये भी कहाँ के थे, जर्मनी के ही थे, जो आपको अमेरिका में जाकर वो अमेरिका की नागरिकता ले लिए थे। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। समाजवाद का संबंध भौतिक द्वंद्ववाद यानी वर्ग संघर्ष से है। कार्ल मार्क्स का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल, ये भी ध्यान रखिएगा। और दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुआ था। कब, 1867 में। कार्ल मार्क्स का ही कथन था, विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए पूरा संसार है। रॉबर्ट ओवेन ने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, और उस समय समाजवाद यूटोपिया बोला जाता था, कि ये एक ख्याली पुलाव पकाया जाता है, यानी कि सबको बराबर, एक ऐसा आइलैंड जहां पे सबको ही बराबर हो, उसी को यूटोपिया बोला गया, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सलाह दी थी,
कौन से थे? तो ये आपको मंडल आयोग ने दिया था। ठीक, मंडल आयोग अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सलाह दिया था। भारत में 1 जनवरी 1979 को तत्कालिक जनता पार्टी की सरकार के द्वारा गठन किया गया था और सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र पिछड़ों की पहचान किया गया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इस मतलब इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय पिछड़े मतलब कि पिछड़े वर्ग आयोग ने अपना रिपोर्ट 1980 में सौंपा और प्रधानमंत्री बीपी सिंह 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था। आपको आएगा क्वेश्चन कि किस प्रधानमंत्री ने आपको मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था? ये बीपी सिंह की सरकार थे। कब? 1990 में। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में 1992 में उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को बाहर रखने का आदेश दिया। वर्तमान में क्रीमी लेयर सीमा 12 लाख मतलब कर दिया गया। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत काका कलेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़े आयोग का गठन 19 जनवरी 1953 को किया गया था। रिपोर्ट 1955 में कुछ खास नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक मतलब जो कमजोर वर्ग है उनको आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया। सच्चर कमेटी अल्पसंख्यक वर्ग पर बनाया गया आयोग था। सच्चर समिति अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। और डीएस कोठारी आयोग की रिपोर्ट प्रथम शिक्षा नीति 1968 को लागू किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 22 नंबर है कि भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में राज्यों की सीमा बदलने का संसद के पास है। ठीक है, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार संसद के पास है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी क्षेत्र को राज्य के भाग मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के भाग 1 में कहां से 1 से 4 तक अनुच्छेद का मतलब वर्णन किया गया। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ कहा गया है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। भौगोलिक क्षेत्र में सभी प्रक्षेत्र भारत सरकार के अधीन और कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद। अनुच्छेद 2 भारत संघ में प्रवेश या उससे संबंधित उपबंध पड़ता है, मतलब राज्यों का किया गया। राज्यों के निर्माण संबंधित प्रस्ताव मतलब राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लिया जा सकता है। और राज्यों के निर्माण प्रक्रिया राज्यों के विधानसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान रखिए। संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य के विभिन्न क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। और 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जिसको गठन किया गया था। किसकी मृत्यु के बाद? श्री रामुलु जो थे ये 53 दिन उपवास किए और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और उसी के कारण मतलब भाषा के आधार पर दिया गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 23 देते हैं। भारतीय संविधान का वित्तीय आपातकाल, तो अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल 360 होता है। एक आता है आपको कौन सा? 352, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और उसके बाद आता है 356, इसको बोलते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन। और 360 जो होता है ये वित्तीय आपातकाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वित्तीय आपातकाल। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखिए, कुछ खास इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा और ध्यान रखिए। जब राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं तो 2 माह के अंदर सदन के दोनों सदनों से पृथक पारित कराना जरूरी होता है। ये भी याद रखिए। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, जबकि आपको 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल आपको 3 बार लागू किया जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि 30,000 कलाकारों को डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? तो ये कौन सा है? लूनर कोडेक्स मिशन प्रारंभ किया गया। आई बात समझ में? 30,000 कलाकारों के डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए लूनर कोडेक्स मिशन प्रारंभ किया गया है। सैमुअल पेराल्टा के नेतृत्व में लूनर कोडेक्स मिशन एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो मानव रचनात्मक को चंद्रमा की संरचना पर उकरने का प्रयास करता है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। और इस कोडेक्स मिशन में कितने देशों को शामिल किया गया? तो 157 देशों के 30,000 से अधिक कलाकारों को प्रतियों को शामिल किया गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कह रहा है महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय क्षेत्र उद्यम कौन सा है?
तो ये आपको इंडियन ऑयल लिमिटेड है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि महारत्न की जो अवधारणा है मई 2010 में लाया गया था, और दिसंबर 2024 के अनुसार अभी भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है, तो 14 है। 14वां कौन सा है, तो वही है कौन सा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है, महारत्न होता है, एक नवरत्न होता है और एक मिनी रत्न होता है। तो नवरत्न और मिनी रत्न की अवधारणा 1997 में लाया गया था। महारत्न बनने के लिए शर्त है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बीपीएससी दरोगा किसी भी एग्जाम में या अभी एईडीओ का एग्जाम होने वाला है उसमें स्टेटमेंट बेस पूछ सकता है। तो पहले कंपनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, कंपनी के शेयरों को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में मतलब सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार जो है 25,000 करोड़ से अधिक का हो, 3 वर्षों में कंपनी निवल संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए हो, और 3 सालों में औसतन कंपनी जो है शुद्ध लाभ कम से कम 5,000 करोड़ रुपए से अधिक मिला हो, और कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर संचालित भी हो रही हो, तो उसको क्या बोला जाता है, आपको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। अब देखिए 25 क्वेश्चन मैंने बताया बहुत अच्छे से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। और आप सभी से मेरी गुजारिश है या विनती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब से रेगुलर आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।